Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की 16th वीडियो होने वाली है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो हमारी इनकम मेथड से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारी इनकम मेथड की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में दिए हुए वीडियो को देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इनकम मेथड के थ्रू क्या निकलता है और वो किसके इक्वल होता है। तो देखो, इनकम मेथड से निकलता है हमारा डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था पिछली क्लास में। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे वो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो फिर मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाकर जरूर देख लो। ठीक है, अब देखो, सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स किसके इक्वल होते थे? ये इक्वल होते हैं वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर है, ये इसी के इक्वल होते थे। अब ध्यान देना, वेजेस आपका पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। कम ऑन, वेजेस किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में यहाँ SUR वाला सरप्लस होगा। ठीक है, SIR वाला नहीं होगा, थोड़ी गलती हो गई है, देख लेना। ठीक है, तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, वेदर द वेजेस इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है? तो अब देखो क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना भाई, क्योंकि ये नया वर्ड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हमें तो पहले यही नहीं पता। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? Benefits given by the owner to the employees after doing any work, whether in the form of cash or kinds, included both present and future benefits। का मतलब क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के बाद जो एम्प्लॉयर के थ्रू, किसके थ्रू? एम्प्लॉयर यानी मालिक के थ्रू जितने भी बेनिफिट दिए जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में बेनिफिट दे रहे हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए बेनिफिट दे रहे हो, और वो कैश में हो या काइंड में हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सारा किसका पार्ट है? वो सारा पार्ट आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। फिर सुन लो कि किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के बाद एम्प्लॉयर के थ्रू दी गई बेनिफिट, चाहे वो कैश या काइंड में हो, और उससे उसको कोई प्रेजेंट या फ्यूचर में बेनिफिट होता हो, तो ये सारा पार्ट है आपका किसका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। आप देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपके पास पेपर में नहीं दिया हुआ तो सर बड़ी समस्या है कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होगा। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, देख लो ये तीन चीजें इंक्लूड्स होंगी। अगर आपके पेपर में ये तीन चीजें दी हैं तो आपको इन तीनों चीजों को प्लस करके COE निकाल लेना है। लेकिन हमारा काम ये है कि आपको ये तीनों चीजें समझा जरूर दी जाए कि ये तीनों चीजें हैं क्या। तो देखो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ये प्रेजेंट बेनिफिट है। देखो मैं इसको और थोड़ा आसान कर देता हूं, ये प्रेजेंट बेनिफिट देंगे। ठीक है, प्रेजेंट में अभी में बेनिफिट दे रहे हैं, है ना, कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का मतलब क्या है कि जो पर मंथ हमारे फादर्स की सैलरी आती है, ठीक है, वो सारा क्या है? हमारा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से लेबर्स को जो हम पर डे पैसे देते हैं, ठीक है, कैश के रूप में, वो सारे क्या है? वेजेस के पार्ट है उनके। ठीक है, क्लियर है? तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश क्लियर है। और व्हाट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड? ठीक है, वेजेस और सैलरी जो काइंड में है यानी कमोडिटी के रूप में, वो क्या है? देखो, कोई भी मान लेते हैं XYZ कोई कंपनी है जिसका कोई बंदा काम कर रहा है और उसको क्वार्टर दिया गया कंपनी के थ्रू। ठीक है, उसको कंपनी के थ्रू क्वार्टर दिया गया, तो वो क्वार्टर की जो वैल्यू होगी ना, मार्केट प्राइस, जो उसका रेंट होगा, वो भी इंक्लूड होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। क्यों? देखो समझो, अगर वो इंसान जिसने क्वार्टर लिया है कंपनी से, अगर वो बाहर रहता कहीं, तो उसे उतनी पेमेंट करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल उस क्वार्टर की वैल्यू 60,000 है, तो उसे 60,000 रुपीज पेड करने पड़ते, लेकिन अभी नहीं करने पड़ रहे हैं। तो क्या ये उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है? जी बिल्कुल है। तो इसीलिए वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी किसका पार्ट है? आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। इसी तरीके से और एग्जांपल ले लो कि हमारे फादर्स को जब बोनस वो मिलता है, दिवाली पर गिफ्ट्स मिलते हैं, जैसे मान लेते हैं ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर किसी
किसी को डिनर सेट मिलते हैं, XYZ चीजें मिलती हैं। तो ये सारा क्या है, ये सारे हमारे किस चीज का पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का पार्ट है, ठीक है। बोनस तो कैश वाला पार्ट है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये वो फिर आपका वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में होगा, ठीक है। लेकिन ये जो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है, इसमें क्या है कि किसी को कार दे दी, ठीक है, तो ये क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है ना। क्लियर है, समझ के। अब आ जाते हैं तीसरा जो पार्ट है, एम्प्लॉयर्स। कमान, क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या स्कीम्स, ठीक है। यहां ध्यान दो, एम्प्लॉयर लिखा है, एम्प्लॉय नहीं लिखा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर का, मालिक का कंट्रीब्यूशन को हम COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड करेंगे। बार बार मैं इस टर्म पर इसलिए ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है, पेपर में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लिख देते हैं और आप उसको भी इंक्लूड कर लेते हो। अब देखो मैं समझाता हूं क्यों उसे इंक्लूड नहीं करना है और एम्प्लॉयर्स वाले को क्यों करना है, समझो। क्या है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, प्रॉफिट एंड फंड। अब ये प्रॉफिट एंड फंड है, इसका मतलब क्या होता है, PF, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PF। सबको पता है कि PF क्या होता है, चलो नहीं पता तो समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, और उस कंपनी मेरे को सैलरी देती है इन हैंड 70,000, बट मेरी नेट जो सैलरी है वो 80,000 है। क्लियर, मेरी जो टोटल सैलरी है वो 80,000 है, बट इन हैंड जो मेरे को सैलरी आती है वो 70,000 आती है। अब आप कहोगे सर आपकी सैलरी 80,000 लेकिन आपके पास आती सिर्फ 70,000 है, हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा, यहाँ 10,000 रुपीज क्या होता है, मेरे थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, अपनी सेविंग के लिए। क्लियर है, 10,000 रुपीज मैं कंट्रीब्यूट करता हूं सोशल अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। क्लियर है, अब मैं ये जो 10,000 रुपीज कंट्रीब्यूट करता हूं, अब मैं ये क्यों कर देता हूं। आप कहोगे बड़े बेवकूफ हो, ये आप खुद ही कर लेते कहीं और जाके सेविंग, ठीक है, वो भी तो कर सकते हो, आपने कंपनी को क्यों दे दिया। तो देखो मैं क्यों देता हूं कंपनी को, क्योंकि कंपनी मुझसे डील करती है। क्या डील करती है, देखो वो कहती है अगर 10,000 रुपीज आप हमें दोगे ना तो 10,000 रुपीज हम एक्स्ट्रा लगा के देंगे। तो आप ज्यादा सोचिए मत, आप ये काम कीजिए। तो मैं कहता हूँ सही बात है यार, 10,000 रुपीज मैं दूंगा और 10,000 रुपीज ये देंगे तो 20,000 रुपीज की 1 मंथ में सेविंग होगी ना। लेकिन अगर यही मैं बाहर डिपॉजिट करके सेव करूं तो सिर्फ 10,000 रुपीज की होगी। तो मैं कहता हूं डन, ठीक है, मैं कहता हूं चलो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। अब यहां ध्यान दो, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करोगे तो मेरी सैलरी 90,000 अभी हो गई और 10,000 और जोड़ दो तो 1 लाख रुपीज मेरी सैलरी होगी। क्या मेरी 1 लाख रुपीज सैलरी है, नहीं। इन हैंड मेरे पास 70,000 और पर मंथ सेविंग कितनी हो रही है, सिर्फ 20,000 की हो रही है ना। 10,000 मेरे वाला जो मैंने अपना इंक्लूड दिया हुआ है पहले से, और जो 10,000 एडिशनल कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है वो। क्लियर है, लेकिन अगर मेरा भी इंक्लूड करोगे तो फिर मेरी जो 80,000 सैलरी है उसमें पहले से ही वो 10,000 रुपीज इंक्लूड है ना, समझ रहे हो। इसीलिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का इंक्लूड किया जाता है, समझ रहे हो ना। वो 10,000 जो हमारे मालिक ने दिया है वो हमारी सैलरी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो 10,000 मैंने दिया था कंपनी में अपने डिपॉजिट के लिए वो तो मेरी सैलरी में 80,000 में पहले से इंक्लूड है। क्लियर है, तो उसे नहीं कर देना बस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, बस उसे करना है जो एम्प्लॉयर्स ने दिया है। देखो बहुत लंबा लेक्चर दिया है मैंने, लेकिन समझना बहुत जरूरी है इसे। अब आते हैं रिटायरमेंट एंड पेंशन पे। कुछ ऐसा ही होता है रिटायरमेंट एंड पेंशन भी, कि हमारे एम्प्लॉयर्स के थ्रू जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल ले लेना, ठीक है, कि किसी गवर्नमेंट जॉब में 60 इयर्स कंप्लीट करने के बाद वो अब काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे कंपनी कुछ मंथली नॉमिनल इनकम देती है बिना काम किए हुए, तो उसे भी हम इंक्लूड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। अब यहां ध्यान देना, एक और टर्म ओल्ड एज पेंशन लिखा हो, ध्यान दो, ओल्ड एज पेंशन लिखा हो तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं है। कम ऑन, ओल्ड एज पेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये पार्ट है आपके सब्सिडी का, ठीक है, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होता ही नहीं है। तो भाई यहीं नहीं इंक्लूड होगा, बाकी तो नेशनल इनकम में होता ही नहीं है, तो फिर हमें यहाँ क्यों इंक्लूड करना है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन का मतलब क्या है कि उसे बिना काम किए हुए पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तो क्या था कि काम करने के बाद
है ना, कि काम करने के बाद उसे एम्प्लॉयर्स के थ्रू कोई बेनिफिट देना, चाहे वो अभी मिले चाहे वो इन फ्यूचर मिले। तो जो रिटायरमेंट पेंशन है वो काम करने के बाद इन फ्यूचर बेनिफिट है, क्लियर है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन में कोई काम नहीं किया होता उस इंसान ने, लेकिन उसे गवर्नमेंट के थ्रू पेंशन दिया जाता है। तो ओल्ड एज पेंशन मत इंक्लूड कर लेना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। दो टर्म अभी मैंने क्लियर कर दिए हैं, बहुत बड़े टर्म है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो सीओई आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर सीओई ना दिया हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिया हो तो करने की जरूरत है, अगर दिया हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। देखो बड़ा इजी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका इंक्लूड होता है रेंट, जो कि आपको किसके बदले मिलता है, लैंड के बदले, है ना। आपने अपने लैंड को रेंट पे दे दिया, किसको भी दे दिया, XYZ, अपनी मर्जी से किसी का भी एग्जांपल ले लेना, उसने आपको रेंट प्रोवाइड किया पर मंथ, तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट है, तो वो भी जोड़ लो ऑपरेटिंग सरप्लस में, क्लियर है। उसके बाद रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या है, तो रॉयल्टी ये होता है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपनी बुक लिखी है, ठीक है। अब मैंने जो अपनी बुक लिखी है उस बुक को मैंने बेचा, ठीक है, उस बुक को बेचा। अब वो बुक चाहे मैं मर भी जाऊं, ठीक है, कमॉन, चाहे मैं मर भी जाऊं, तो उसके बाद भी वो रॉयल्टी के रूप में जो उससे पैसे आ रहे होंगे वो किसको मिलेंगे, मेरे जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे, क्लियर है। तो वो सारा क्या है, वो रॉयल्टी का पार्ट है, तो वो रॉयल्टी भी इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होते हैं कि मैंने किसी को लोन दिया, उस लोन के बदले मैं इंटरेस्ट लूंगा, वो भी हमारी इनकम का पार्ट है, क्योंकि उससे भी इनकम मिलेगी हमें, क्लियर है। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आपके मालिक हैं, उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, क्लियर है। वो प्रॉफिट भी, चाहे आप कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, क्लियर है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन अब ध्यान दो, यहां प्रॉफिट को भी हम दो तीन, अब चीज, एक और चीज पहले बता देता हूं कि अगर पेपर में ऑपरेटिंग सरप्लस यानी OS गिवन हो, तब तो आपको इन चारों के साथ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट गिवन ना हो तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ना हो तो आपको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जोड़ लेना है और OS निकाल लेना है, क्लियर है, समझ गए। अब यहां देखो कि प्रॉफिट के लिए भी कुछ पार्ट होते हैं, प्रॉफिट को भी हम क्लासिफाई करते हैं ऐसे करके। देखो क्या होता है, प्रॉफिट के क्या कंपोनेंट्स हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, अभी समझाऊंगा क्या होता है, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। अब क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स, देखो आपको नेट प्रॉफिट चाहिए कि टोटल आपका प्रॉफिट कितना आया। देखो प्रॉफिट जो आया उसके लिए आपको डायरेक्ट भी वो प्रॉफिट दे सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा घुमा सकते हैं। तो देखो प्रॉफिट के साथ करते क्या, हम तीन ही चीज करते हैं। एक, प्रॉफिट जैसे ही आया, सबसे पहले तो हमारा कॉर्पोरेट है, हम, ठीक है, हमारी एक बिजनेस चल रही है, उसकी बदौलत हमारे पास ये प्रॉफिट आया, तो उस बिजनेस के लिए हमें कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। हमने जो टैक्स दिया है वो सारा हमारे प्रॉफिट में से ही तो दिया है, तो वो भी हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, क्लियर है। उसके बाद डिविडेंड क्या है सर, जो डिविडेंड, ये जो मेरे पास मेरे शेयर होल्डर्स थे, जो मेरे मेंबर्स थे, ठीक है, या जो मेरे लेबर्स थे, उनको जो मैंने उस प्रॉफिट में से ही पार्ट दिया है ना, जो उनके साथ मैंने शेयर किया है अपने प्रॉफिट का पार्ट, उसको कहते हैं डिविडेंड, और वो मैंने प्रॉफिट में से ही किया होगा, ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। उसके बाद जो ये दोनों चीज की, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, डिविडेंड खत्म हो गया, और उसके बाद जो बचा वो सिर्फ मैं अपने पास रखूंगा, वो किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, वो मेरी सेविंग है, तो वो भी तो मेरे प्रॉफिट का पार्ट है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर अगर डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हो तो इन तीनों की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है, समझ गए। और लास्ट कंपोनेंट होता है आपके इनकम मेथड का, वो है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, याद रखना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं सर, ये ऐसे होते हैं कि मान लो किसी बंदे ने कोई बंदा टैक्सी चला रहा है, तो वो टैक्सी ड्राइवर की जो इनकम है वो सारी चीज इसका पार्ट होंगी, ठीक है, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद ही काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ कि इससे क्या दिखा कि हमारा NDPAT-FC का क्या फॉर्मूला बना। तो तीन कंपोनेंट, COE, OS और MI, है ना। तो क्या बना, NDPAT-FC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, क्लियर है, यही फॉर्मूला बनेगा। तो देखो सर, हमारा NDPAT-FC का फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं कि सीओई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड, है ना, क्लियर है, दो चीज थी उसमें, तीन चीजें थी, तो हमने सीओई को वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या फिर काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लिख दिया, है ना। तो ये टोटल यहां से लेकर के ये जो यहां तक है ये क्या बना आपका, सीओई बन गया। अब रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये किसका पार्ट है, कॉमन ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, तो ये प्लस कर दिया। अब हो सकता है आपको प्रॉफिट ना दिया हो तो उसकी जगह हम फिर क्या लिख सकते थे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना, क्लियर है, और लास्ट में मिक्स्ड इनकम। तो आपका यही वही फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस MI, क्लियर है, ये और कोई फॉर्मूला नया नहीं बनाया हमने, उसी फॉर्मूले को ऐसे करके लिख दिया है पूरा जो हमने अभी तक प्रूफ किया था, क्लियर। तो समझ गए कि आपका NDP-8FC निकलता है इनकम मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जहां कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 पार्ट हैं और उनका तभी यूज करना है जब हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना हो, और वो 3 पार्ट ये होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा पार्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयज नहीं है, क्लियर। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें 4 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, क्लियर है। उसके बाद प्रॉफिट को भी हम तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और लास्ट अपना होता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है, जिसे हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाओ, और जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करो, और प्लीज़ लाइक कर दिया करो।